कहा कि एक प्रिज्म का आधार समषष्टभुज है, प्रिज्म का आधार समषष्टभुज है। इसने कहा कि भैया इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये तो दीवारों का एरिया हो गया, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये तो दीवारों का एरिया हो गया। और प्लस में ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, और ए कितना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 156 √3। 4 से कटेगा 3 बार, 3 से काट दो 2 बार, 3 बार 52 बार। तो कंसेप्ट ये हो गया 20A प्लस √3A स्क्वायर इज इक्वल टू 52 √3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई अगर मैं ए कॉमन ले लूं यहां से, तो 20 प्लस √3A, या चाहे कॉमन भी मत लो। अब इसको ना इधर तो मत लाओ, क्योंकि क्वाड्रेटिक सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसको बंद कर देंगे यार, आवाज वैसे ही आ रही है, कोई नीड तो होगी नहीं। इसको करो ना यार यहां से बंद। 20A प्लस √3A स्क्वायर इक्वल टू 52 √3। तो अब तो ये आ गया कि भाई ए की वैल्यू कितनी रखूं, वैल्यू रख के निकाल दो LHS इक्वल टू RHS। जैसे मैंने a इक्वल टू 1 रखा, तो a का मान 1 रख दो, 1 रखते ही 20 हो गया, और 1 रखूंगा तो ये √3 आ गया। तो दिमाग ये कह रहा है अगर a का मान 1 रखा तो 20 प्लस √3, ये 2 टुकड़े हो गए, एक बिना रूट का एक रूट का। लेकिन यहां मुझे तो एक ही टुकड़ा चाहिए। अगर मैं a का मान 2 रखता हूं, 20 दूनी 40 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 √3। मेरे लिए चिंताजनक विषय हो गया कि ये 2 टुकड़े आ रहे हैं, एक रूट वाला एक बिना रूट वाला, और इधर मुझे एक ही टुकड़ा चाहिए है। तो मुझे एक बात समझ में आई कि a का मान 1 नहीं, a का मान 1 √3 सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर रखो 2 √3। अगर a का मान मैं 2 √3 रखता हूं, क्योंकि उधर √3 चाहिए ना, इसलिए √3 चाहिए ना, इसलिए मैंने साथ में √3 ले लिया। 20 दूनी 40 √3, तो ये हो गया 2 √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, 4 तिया 12 √3, ये 40 √3, ये 12 √3, तो टोटल कितना, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यानी a इक्वल टू 2 √3 लेने से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। a इक्वल टू 2 √3 लेने से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। हो गई भैया, a इक्वल टू 2 √3 आ गया और a इक्वल टू 2 √3 आ गया। तो अब इसने कहा प्रिज्म का आयतन, अब कुछ नहीं बचा। जब a की वैल्यू ही आ गई ना, तो प्रिज्म का आयतन, आधार का क्षेत्रफल 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। तो a कितना है,
3 इंटू 2√3, 6 इंटू √3/4 a², एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, और हाइट कितना है 10, 2 2 4, √3 3 गुना 10, 30 गुना 6, तो ये आ जाएगा 180 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। नोट करो इस बात का, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। प्रिज्म का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, बस ये मुद्दा ये है कि आज पहले नंबर पे ही टकरा गया अपने से। वैसे और प्रिज्म के बारे में और तो सारे आसान आसान सही क्वेश्चन है, और जो दूसरा हाईएस्ट क्वेश्चन वो 102 नंबर है, यही है बस 2 क्वेश्चन, बाकी तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। फिर दोबारा समझा देते हैं भैया। इसने कहा जी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, तो दिमाग चलाओ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये तो दीवारों का एरिया, प्लस में एरिया ऑफ बेस का डबल, डबल करना है किसका, 6√3/4 a² का। अब ये कहां से आया ये मत पूछ लेना, क्योंकि ये तो फिर इसका मतलब समषष्ठभुज की जो कल लास्ट में बात बताई थी वो याद नहीं मिलेगी। इक्वल टू 156√3 है, काटा पेटी मचाई, यहां कर ये समझ में आए कि ए का मान आएगा 2√3 वैल्यू पुटिंग से, और ए की वैल्यू आते ही फिर तो बस वॉल्यूम निकालना है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, खत्म बात। वहां बाहर मत लगाओ भैया स्टूल, यहां आ जाओ, तुम आगे आ जाओ, और गेट में मत लगाओ कोई भी बच्चा स्टूल, आगे आ जाओ तुम, वहां से जगह ही जगह पड़ी आगे, 5-6 बच्चे आगे आगे लगा लो स्टूल। क्वेश्चन नंबर 102, 102, 102 नंबर। पढ़ो क्वेश्चन, शाबाश, क्या कह रहा है। प्रिज्म का आधार चतुर्भुज है, एंगल ए 90 डिग्री है, 4 भुजाएं हैं, एंगल ए 90 डिग्री है, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ये डी ले लो। एंगल ए 90 डिग्री है, ए बी 9 है, बी सी 14 है, सी डी 13 है, और ए डी 12। प्रिज्म का आयतन इतना है। आयतन क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ, आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस इनटू, तो सबसे पहले मुझे इसका एरिया निकालना है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं अगर ऐसा सोच लूं एक बार के लिए, और ऐसा मेरी सोच में पता है क्यों आया, 90 आ रहा है, तो ये 2 ट्रायंगल हो गई। तो मुझे बताओ ए डी बी का जो एरिया है वो कितना आएगा, हाफ ऑफ बेस इनटू, तो 2 से कटेगा 6, और 6 गुना 9 हो गया। अच्छा मुझे बताओ बी सी डी का एरिया कितना है, 12 13 13 14 15,
कैसे निकाला? हीरोज फॉर्मूला, या मैंने आपको याद करने को बताया था? और अगर आपने हाँ भरी ली है 13, 14, 15 का एरिया कितना है? 84। तो मुझे बताओ, जो दूसरी ट्रायंगल थी जिसका एरिया 84 था, उसकी डायमेंशन क्या है? पचास % से ज्यादा बच्चों के चेहरे से मुझे आइडिया लग गया, उनको यही नहीं समझ में आ रहा मैं पूछ क्या रहा हूं। 10, 17, 21। कुछ बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे बस टाइम पास मार रहे हैं, कुछ नहीं। इसका एरिया 84 है वो तो, और मैंने बार बार बोला था, ये तो करवाया था कि भैया ये यूज होगा रे आगे भी बहुत जगह। जो प्रीवियस ईयर आप करके, हाँ प्रीवियस ईयर नहीं करने फिर यूज नहीं होगा। तो ये 54, ये 84, इन सबको जोड़ दूंगा तो पूरे का एरिया हो गया। एरिया ऑफ बेस 4 4 8 8 5 13, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट इज इक्वल टू 2070। एच का मान आ जाएगा 15, काटेंगे ना जब, एच का मान आ जाएगा 15। और एच 15 आ गया तो इसने कहा पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया 12 + 9 + 14 + 13, 13 12 25, 25 14 39, 39 9 48। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में 15 8 120, बचा कितना? 12, 60 और 12 72, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करो जी बात को। आओ जी क्वेश्चन नंबर 103, 103। प्रिज्म का आधार एक आयत है, लंबाई इतनी है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू में 8 से 14 दूनी 28, 28 का 10 से करूंगा तो 280, 28 दूनी 56, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट। दूसरा आया है टोटल सरफेस एरिया 336
प्लस में ट्वाइस ऑफ 8 गुणा 16 से कम 96, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आया वॉल्यूम। आधार का क्षेत्रफल 48 गुणा 12, 36 चमन 357 सेंटीमीटर क्यूब। इससे अगला आ जाओ। करो शाबाश करो, नेक्स्ट करो। एक 104 LS से TS से वॉल्यूम, वही तीनों चीज निकालनी है। षष्ठभुज है और ऊंचाई दे रखी है। षष्ठभुज का आपको पता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो पेरीमीटर 6A, तो 6A और इनटू में हाइट 5, 10 गुणा 6, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला आ जाएगा 60 प्लस ट्वाइस ऑफ 6 इंटू √3/4 A²। तो 60 प्लस 12√3, वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ बेस 6 इंटू √3/4 A² और इंटू में हाइट 6×5 30√3 सेंटीमीटर क्यूब। खत्म बात। इससे अगले पर आ जाओ। एक 105 पर प्रिज्म का आधार समबाहु है, प्रत्येक भुजा इतने आयतन दे रखा है। आयतन दे रखा है तो एरिया ऑफ बेस √3/4 A² इंटू में H इज इक्वल टू 108√3। √3 से √3 कैंसिल, 36 दिया 108। H इज इक्वल टू 12। H का मान आ गया 12। H का मान आ गया जी 12। अब आगे वो क्या पूछ रहा है, इसने कहा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, तो 3 गुणा 6 3A समबाहु त्रिभुज है। 12 6 72, 72 से कटेगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर।
106 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। करो शाबाश, करो अगला। एक सौ छह नंबर पर आ जाओ। प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है। ओहो, बहुत ही बढ़िया बात होगी। और आयतन है, तो एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट इज इक्वल टू 10,380। पहले 1,038 देखो। इस 3 की कितने से गुणा करो कि लास्ट में 8 आ जाए। अगर 2 से गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6, 3 से गुणा करूंगा तो 3 तिया 9, 4 से गुणा करूंगा तो 3 चौका 12, 5 से गुणा करूंगा तो 3 पंजा 15, 6 से गुणा करूंगा तो 3 से 18, 6 से जा रहा है तो 6 से एक बार गुणा करके देखोगे तो बात सेट हो जाएगी। 6 और 60, तो h का मान तो आ गया जी 60। ठीक है भाई। आगे कह रहा है प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय के लिए तो पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर के लिए साइड चाहिए। तो भैया एक काम तो पहले मैंने हाइट निकाल दिया, अब मुझे साइड नहीं पता तो दूसरा काम भी करो। मुझे पता है √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 173, और √3 का मान इजी हो जाता है। याद आया कुछ? वो याद मुझे बस इसलिए आ रहा है कि इधर क्या है 173, इसलिए मुझे याद आ रहा है 1.73। दो हटा दो, अभी उधर एक ही है, क्योंकि अप्रोक्स वैल्यू है ना, नीचे जीरो आ गई। 173 से ए स्क्वायर, ये 400 उधर जाएगा तो ए का मान कितना आ गया? अरे कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या? √3 का मान 1.732, बस इसलिए रख पाया मैं कि 173 नजर आता, मुझे पता था 173 से 173 कट मार रहा है। समझ आई मेरी बात? तो ए का मान कितना आ गया, और ए का मान अगर 20 आ गया तो अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई। लेटरल सरफेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस 3 × 20, और इंटू में हाइट। हाइट कितनी? 20 दिया, और 60 × 60 3600। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 107, 107।
प्रिज्म का आधार समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु त्रिभुज भी है, जिसके कर्ण की लंबाई a है। कर्ण की लंबाई a है। प्रिज्म की ऊंचाई, तो आप ऐसा मान के चलो एक बार के लिए, ये x है। अगर ये x है तो ये कितना है? √2x। √2x की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो भैया x की वैल्यू कितनी आएगी? a भाई, बोलो बात क्लियर है क्या? समकोण 90 डिग्री, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। समद्विबाहु, दोनों भुजाएं बराबर। x x √2x, √2x की वैल्यू a, x की वैल्यू a/√2। अब इसने कहा इसका वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ बेस। तो पहले इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा बताओ मुझे? हाफ ऑफ बेस कितना? a/√2। और इस शीट की हाइट कितनी? ये इस ट्रायंगल का एरिया हो गया, बोलो हाँ है ना? ट्रायंगल का एरिया हो गया, आधार का क्षेत्रफल हो गया, और गुणा में h, तो मेरे भैया a² इंटू h डिवाइडेड बाय 4। खत्म बात। मैंने कल भी कहा था प्रिज्म जस्ट एक रिवीजन है, कोई नई बात है ही नहीं। जो नया था ना वो 101 नंबर क्वेश्चन में ही था कि वहां रूट के साथ रखना वैल्यू, कि क्वाड्रेटिक ना सोल्व करना, और कुछ भी नहीं है। ये तो जस्ट प्रिज्म को लास्ट में इसलिए रखा गया कि पहले सारी चीज एक बार पढ़ ली, अब सारी चीजों का रिवीजन हो रहा है एक किस्म से। वही घुमा फिरा के कि एलएस से कैसे निकालना है, टीएस से कैसे निकालना है, वॉल्यूम कैसे निकालना है, किसी चीज का एरिया कैसे निकालना है, हाइट कब निकलती है, √3 का मान कितना रखना है। बात समझ में आई? घुमा फिरा कर वही दो बात। 108 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 108 पर आइएगा। प्रिज्म का आधार एक वर्ग है। प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 608 है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है रे भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है रे भैया। लेटरल सरफेस एरिया 4a गुणा 15, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, और प्लस में ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 600। कुछ बात है क्या? 2 से काट दूं, मान जाओगे बाबू? 304 और 2 से, तो ये कितना हो गया? 30a, और ये कितना हो गया? और a² इज इक्वल टू 300। अब कुछ याद आया क्या? इसको इधर लाने का मन कर रहा है कि वैल्यू पुट करने का मन कर रहा है? वैल्यू पुट। बढ़िया बात। क्या यहाँ पे रूट है क्या? इसका मतलब रूट है नहीं आएगा। बात क्लियर हुई? मैं देखूं a का मान 1 रख लूं, 1 31 ही हुआ। 2 रखूं 60 और 4 है 64। 3 रखूं 90 और 9 99। 4 रखूं 120 और 16। 5 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे। लास्ट में मुझे नंबर सिस्टम अपन ने कर लिया, 4 चाहिए। तो a इक्वल टू 4 आना है, तो वो या तो 2 का स्क्वायर है या 8 का स्क्वायर है। तो 8 रखते ही LHS इक्वल टू RHS प्रूव होने के लिए तैयारी बैठा है। 240 और 64। तो अब आपको ये कहानी समझ में आई कि पेपर में कभी हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए जो सामना सिर्फ आपको करना पड़ेगा, तो भैया सिंपल सी बात है कि यहां पर इसको इधर मत लेके आना, लीनियर मत बनाना या क्वाड्रेटिक मत बनाना, फैक्टर मत बनाना, वहां पर वैल्यू पुटिंग कर लेना कि LHS इक्वल टू RHS हो जाए। बात क्लियर हुई क्या? और अब a इक्वल टू 8 आ गया, तो अब इसका आयतन अब कुछ नहीं है भाई। तो a का मान 8 है, तो
एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट 960 सेंटीमीटर क्यूब। नोट करो रे भैया। मोबाइल रह गया वो देखे सही। आइएगा क्वेश्चन नंबर 109। अपने आप करो भाई, मेरी तो जरूरत ही नहीं है। 109, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। अपने पैरों पे खड़ा होना मतलब अपने दिमाग पे खड़ा होना। करो शाबाश। एक बार पूछना। अपना कार लोन था ना, इसमें जो करीब जो मैसेज आ रहा था आपको भाई, यो एप्लीकेशन नंबर इज अंडर डिसबर्समेंट प्रोसेस, मतलब यो कैंसिल होने वाला प्रोसेस होगा शायद। और डिसबर्समेंट पेमेंट हो गई। ठीक है, तुम्हें बताऊं। प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9, 12, 15। ओ हो 9, 12, 15 तो कुछ है ही नहीं। पहले तो पेरीमीटर बेस निकाल दो, इनटू में हाइट कर दो। भाई मेरे पेरीमीटर बेस कितना है? 12, 15, 27, 27, 9, 36। 36 इंटू 5 और प्लस में ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। 9 इंटू 12 निमा 108, 180, 180 और 100, 280, 288। बताओ, कुछ है ही नहीं। इससे आसान टॉपिक इस धरती पे है। बस फर्क ये है कि कोई टॉपिक एक कंसेप्ट सीखने के बाद आसान होता है, कुछ टॉपिक पे 2-4 क्लास लगाने के बाद वो माइंड में व्यवस्था बनती है। बात समझ में आई? मुश्किल पार्ट कुछ भी नहीं है भैया। अब इससे अगला फिर वही क्वेश्चन है 110 नंबर पे, फिर आ जाओ भाई। डिसबर्समेंट क्या होता है? डिसबर्समेंट, अरे तुमको तो पता होना चाहिए। डिसबर्समेंट नहीं पता? तो फिर काहे की वकैब करते हो तुम? अच्छा मतलब पूरी लाइन बताएं तो आपको मीनिंग निकाले आएगा। पूरी बता दूंगा फिर लोगों इसका हिंदी बताओ। डिसबर्समेंट तो भाई सिंपल सा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जो डिसबर्स हो रहा हो।
है ना? बताओ तो इसका मीनिंग क्या है? ये तो वही अभी अभी एसएससी में पूछा गया है, सीएचएसएल के अंदर पूछा था। जैसे मैं कह दूं लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस, इसका मतलब क्या है कि दिस एप्लीकेशन ऑफ लोन इज अंडर डिसबर्समेंट प्रोसेस। इन्वेस्टिगेशन नहीं। मैंने चलो ये लाइन भी बोल दी कि दिस एप्लीकेशन ऑफ लोन इज अंडर डिसबर्समेंट प्रोसेस। थोड़ा व्हाट्सएप कम पढ़ा करो, फेसबुक कम पढ़ा करो मेरे भैया, पढ़ा भी करो तो कुछ कोई रोज के दो चार पांच, ये तो ऐसे शब्द हैं जो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होने लग रहे हैं। और अब जैसे एक बार के लिए हमने हमारे पेपर में आ गया, हमें पता ही नहीं है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मेरे नजर में है प्रोसेस ऑफ अप्रूवल, शायद, मुझे पक्का पता नहीं है भाई। अपना देख लेना जब भी होगा। डिसबर्समेंट और शायद प्रोसेस ऑफ अप्रूवल आता है कि भैया जो भी आपका ये था शायद ये प्रोसेस ऑफ अप्रूवल है या कुछ भी। बाकी आप देख लेना घर जाके, ये तो बहुत वर्ड पूछा गया है, एसएससी के द्वारा भी बहुत बार पूछा गया है। ये अलग मैटर है कि मुझे याद नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे प्रोसेस का मीनिंग समझ में आ रहा है वो इतना सही प्रोसेस। प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 10 और 12 हैं। भुजाएं 10 और मेरे भाई एक भुजा कितनी है? 10। और एक भुजा कितनी है? 12। ऊंचाई इतनी है, घनत्व इतना है, वजन बताना। वजन कैसे निकलेगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालो पहले तो। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ बेस और इनटू में ये वॉल्यूम आ गया, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 69 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो। एक जीरो और एक जीरो और ये दो जीरो, और दो से दो कट गया। 12 निम्मा 108, 72 10 82, 10 से भाग दिया तो 82.8 किलोग्राम। 82.8 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 111, और तुम रोज न्यूज़पेपर लेके जाते हो हैं? नहीं आ रहा तुम्हारे इससे? वो हो सकता है भाई जितने भी न्यूज़पेपर आते होंगे इस बिल्डिंग में नहीं आ पाते होंगे, वो उधर मिल जाते होंगे या तो कुछ तो लेकर जाते ही हैं। वो जो यहाँ से डायरेक्ट जो ऑफिस की तरफ जाते हैं वो तो लेकर जाते ही हैं, मैं देखता हूँ। मैं देखता हूँ। फिर मना ही हम इसलिए नहीं करते कि चलो खा ले रोटी, खा ले, क्या याद रखेगा। है ना? खा ले भाई रोटी, खा तो भी तेरा बेड गंदा नहीं हो जाना चाहिए, और तो देखा जाएगा भैया, है ना? और कुल मिलाकर याद तो किया करो, रोज के एक दो अक्षर तो याद किया करो। हाँ? कई कई बार तो मुझे फीलिंग ऐसी आती है कि जैसे कि संडे का टेस्ट नहीं है, मैं भी किसी बेंच पे इंग्लिश का टेस्ट तुम्हारे साथ ही बैठ के दे दूं, और मुझे लग रहा है मेरे बराबर ही नंबर आएंगे तुम्हारे भी। किसी किसी दिन मैं मतलब कंपटीशन के मूड में आ तो जाता हूँ। मैं जैसे कि मतलब मैथ्स को छोड़ के जैसे अदर को होता है ना, जैसे भाई जीएस वाले टीचर से मैं जीएस में कंपटीशन नहीं करता कि मैं ऐसे बोलता हूँ कि जैसे भाई रीजनिंग वाले सर बैठे हैं, अब रैंडमली रैंडमली मैं जैसे खाली बैठे हो तो कि मैं जैसे बोलता हूँ कि भाई पिछली बार के सीएचएसएल के क्वेश्चन देते भाई सारे, वो जो जीएस के या इंग्लिश के कुछ भी, और आओ सर देखते हैं किसके नंबर ज्यादा आएंगे।
15 मिनट का टाइम है भाई, आप भी करके देखो, मैं भी करके देखता हूँ रैंडमली, वो टाइप इस कुछ भी ऐसा कभी कभार। तो इस बार मैं कंपटीशन का मूड में बना रहा हूँ, मैं टीचर्स के साथ नहीं, मैं आपके साथ ही आऊंगा, कभी नहीं करूँ, है ना। कि जैसे वो नहीं होता कि भाई संडे की टेस्ट में नाम आया, तो फिर वो मैं देखूंगा ना मेरी रैंक कितनी आ रही है ना। हाँ, मतलब मैं ये इतना कर लूंगा कि भाई मैं मैथ वाला सेक्शन में अटेम्प्ट नहीं करूंगा, कि उसको साइड कर दूंगा, मैं बाकी 3 सेक्शन में आ जाऊँ। बाकी 3 में तो मुझे लगता है वो फिर परसेंटाइल निकलवा लूंगा ना मैं, कि भाई इंग्लिश का परसेंटाइल कितना आया, रीजनिंग का परसेंटाइल कितना आया, और जीएस का तो मुझे लग रहा है मैं बहुत सारों को तो बहुत, तो कहते ना धोबी पछाड़ दे दूंगा कईयों को तो बहुत सारों को तो, इतनी जीएस मुझे आती होगी, इतनी तुम्हें आती होगी। वो 2-4 क्वेश्चन करने के बाद आप ऐसे देखोगे, आपको लोगों अरे सॉरी यही बैठे सही बात। कई कई बार मेरे को फीलिंग आता है, हो सकता मैं संडे ही कर दूं, मेरे मन में फीलिंग आ रही है। मैंने जैसे डिसबर्समेंट पूछा तो मुझे एक बात समझ में आ गई, ऐसे पैसेज में से तुम छाटोगे कि जैसे वो सातवीं में नहीं छाटते थे कि ये अक्षर कहां नजर आ रहा है ऐसे ही तुम छाट रहे होगे। बोला ना जी हम सेंस समझते हैं, तो जो वो आसान पैसेज होगा उसकी सेंस मैं भी समझ लूंगा, और जो बाई चांस कोई इकोनॉमिक टाइम का पैसेज आ गया तो उस वो ना आपके समझ में आना मेरे समझ में आना, है ना। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 111। प्रिज्म का आधार त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 8, 10 और 12 है। 8, 10 और 12। ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है। ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है। ऊंचाई इतनी है, आयतन बताना, तो इसका वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम निकालना है तो भैया सबसे पहली बात है इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना है तो सबसे पहली बात है कि अलग अलग साइड है तो एरिया कैसे निकलता है, इरोज फॉर्मूला, फटाफट मेंटली मेंटली। 6, 5, 11 हो गया, और 4 है 15, 15 हो गया। 15 × 3, 15 × 3 5। दिमाग चलाओ दिमाग चलाओ, पहले भी 15 था और यहां भी 15 हो गया, तो रूट के बाहर 15 निकल गया, और 7, 15 - 8 7 हो गया। तो इसका मतलब एरिया कितना आ गया, 15 √7। दिमाग चल रहा है, 15 √7 आ गया एरिया। और एरिया अगर 15 √7 आ गया, एरिया ऑफ बेस और इनटू में हाइट। अब हाइट कितनी दे रखी है, बताओ बताओ, हाइट कितनी दे रखी है, 24, 360 √7 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम है ना, तो लो तुम कह रहे हो तो क्यूब लिख देता हूं, वॉल्यूम आ गया। और मेरे भाई टीएस से टोटल सरफेस, तो टोटल सरफेस तो कुछ है ही नहीं भाई, 8 और 10 18 12 30, 30 × 24, और प्लस में ट्वाइस ऑफ 15 √7, 720, 720 प्लस 30 √ इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर, अच्छा दोनों आगे ना, हाँ ठीक है। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, 112 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ।
एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 है। प्रिज्म का आयतन 1080 है। संपूर्ण प्रश्न क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 है भाई। ठीक है, आयतन इतना है तो √3/4 ए स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 1080। 4 से 12 दिया, 36 दिया, तो h इज इक्वल टू 30/√3। तो इंटू में √3 डिवाइडेड बाई √3। भाई नीचे रूट को खत्म करने का तरीका होता है ये, सिंप्लीफाई कर दो इसको, ऊपर भी रूट की गुणा कर दो, नीचे भी रूट की गुणा कर दो। तो √3 तो 3 हो गया, 3 से काटूंगा तो 10, तो हाइट का मान आ गया जी 10√3। और हाइट अगर 10√3 आ गई ना भाई, हाइट अगर 10√3 आ गई ना, तो मेरे भैया इसने पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस में ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस √3/4 ए स्क्वायर। 12 तिया 36, 360, 36 दूनी 72, 432 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक 113 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 113। करो शाबाश, मेरी कोई हेल्प नहीं है उसमें भी। 113 करके देखो शाबाश। आधार समकोण त्रिभुज है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। समकोण त्रिभुज है तो मेरे भैया 12, 13, 25, 5, 30 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट प्लस में ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस हाफ ऑफ 5 × 12।
इज इक्वल टू कितना दे रखा है 360। 2 से 2 कट गया 12 50 60 60 उधर जाएगा तो 300। 300 है तो 30H इक्वल टू 300 तो H इज इक्वल टू 10। और H अगर 10 के बराबर आ गया, H अगर 10 के बराबर आ गया तो मेरे भैया H अगर 10 के बराबर आ गया तो मेरे भैया आयतन बताओ, वॉल्यूम। 1/1 क्यों करना है, एरिया ऑफ बेस हाफ ऑफ 5 × 12, ये तो एरिया ऑफ बेस आ गया। और इनटू में 10, 2 से 6, 6×5 30, 30 × 10 300, 300 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 114 पर आ जाएगा जी, 114। प्रिज्म का आधार संभव आधार एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 28 है। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस अगर आपको ध्यान हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है। याद आया? तो याद आई गया तो आर बता दो फिर। याद आया? यानी कि सरकम रेडियस ये होता है और इन रेडियस ये होता है। अब इसने कहा एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप ये है, अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 है। अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 दे रखी है, ये 14। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 है और पेरीमीटर 28 है, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 14। इसकी इधर जाके गुणा कर दूंगा तो एरिया आ जाएगा। तो 4 × 14 56 हो गया, और 56 इंटू H इज इक्वल टू 336। 56 इंटू H बराबर है 336। तो H बराबर कितना हो जाएगा 6। और H अगर 6 के बराबर आ गया, H अगर 6 के बराबर आ गया तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया LSA, LSA पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 115, 115। 115 नंबर पर आ जाओ। प्रिज्म का आधार एक समचतुर्भुज है, इसकी ऊंचाई इतनी है, वॉल्यूम निकालो। समचतुर्भुज का एरिया कैसे निकलता है, 1/,
2 D1 इंटू D2, ये तो एरिया ऑफ बेस हो गया, एरिया ऑफ बेस और इंटू में हाइट, 2 से तो 18 चौका 72, 18 7 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब आया पिरामिड। पिरामिड में हमें थोड़ा सा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। प्रिज्म तो सेम टू सेम रिपीटेड टेलीकास्ट था जो पिछला पढ़ा हुआ था। अब पिरामिड हर उस आकृति का नाम है जो चीज ऊपर जाकर मिल जाती है, जैसे शंकु, मंदिर की आकृति, बेस में कुछ समय तक दीवारें सीधी हैं, फिर ऊपर जाकर दीवारें को टेढ़ी करना पड़ता है, तभी जाकर वो एक पॉइंट पे मिल पाएंगी। दीवारें टेढ़ी करना और टॉप का एरिया 0 होता है, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो सिर्फ बेस का एरिया ऐड होगा। तो सबसे पहले पिरामिड, पिरामिड 2 तरीके के होते हैं, इसको हिंदी में भी पिरामिड ही बोलते हैं, इंग्लिश में तो नाम है, इसको हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, बात बराबर ही है। इसमें 2 तरह के पिरामिड होते हैं, एक होता है रेगुलर, नियमित, एक होता है इर्रेगुलर, अनियमित। रेगुलर पिरामिड कौन से हैं? जिसकी एक तिर्यक ऊंचाई होती है, यानी बेस की भुजाएं बराबर होती हैं आजू बाजू की भुजा। इरेगुलर पिरामिड कौन सी है? आजू बाजू की भुजा बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं होगी तो स्लांट हाइट अलग हो जाएगी, मतलब एक से ज्यादा स्लांट हाइट होती है। रेगुलर पिरामिड, इसके अंदर तो एक ही आता है जो अपने सिलेबस में भी नहीं है, अपने सिलेबस में रेगुलर ही पिरामिड है, नियमित, अनियमित है ही नहीं। इसके अंदर तो आता है रेक्टेंगुलर बेस, जब बेस में रेक्टेंगल हो जाएगी तो लंबाई, लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, तो इसके ऊपर जो स्लांट हाइट आएगी उसके ऊपर जो स्लांट हाइट आएगी वो अलग अलग आएगी। निकालने को तो निकाल सकते हैं लेकिन अपने सिलेबस में है ही नहीं। ये तो रेक्टेंगल बेस, आयताकार आधार, आयताकार आधार लिखते रहना साथ साथ मेरे, आयताकार आधार। और रेगुलर पिरामिड में सबसे पहला आता है स्क्वायर बेस, वर्गाकार आधार, दूसरा आता है इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस, समबाहु त्रिभुजाकार आधार, समबाहु त्रिभुजाकार आधार। तीसरा आता है रेगुलर हेक्सागन बेस, समषष्ठभुज आधार। तीसरा आता है रेगुलर हेक्सागन बेस, समषष्ठभुज आधार। हिंदी वाले हिंदी में लिखना, दोनों दोनों लैंग्वेज में मत लिखना, या तो हिंदी में ही लिखना या तो इंग्लिश में ही लिखना,
मुझे तो दोनों में लिखना पड़ता है। समषष्ठभुज आधार, रेगुलर हेक्सागन बेस, पिछले लिख लिया ना, रेगुलर हेक्सागन बेस, समषष्ठभुज आधार, ये है तीन अपने बेस में। अब पहली हेडिंग लिखो, स्क्वायर बेस पिरामिड, वर्गाकार आधार पिरामिड, स्क्वायर बेस पिरामिड, वर्गाकार आधार पिरामिड, स्क्वायर बेस पिरामिड, वर्गाकार आधार बेस पिरामिड, स्क्वायर बेस पिरामिड, वर्गाकार आधार बेस पिरामिड। पिरामिड हर उस आकृति का नाम है जो ऊपर जाकर चीज मिलेगी। तो कहने का मतलब वॉल्यूम, जब भी कोई चीज ऊपर जाकर मिलेगी तो 1/3 तो लगेगा ही लगेगा, फिक्स। एरिया में 1/2 लगता है ट्रायंगल के अंदर, इसमें 1/3 लगेगा। अभी जो अगले 15 मिनट जो चल रहा है ना, यही है खेल सारा, इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद तो सिर्फ पकाने के लिए टेपा टेपी है। अगले 10 मिनट का ध्यान पिरामिड का फंडा ही खत्म हो जाएगा। अगले 10 मिनट ध्यान मत दो, अगले 2 घंटे झेलना पड़ेगा। फिर जब भी कोई चीज ऊपर जाकर मिलेगी तो 1/3। एरिया ऑफ बेस स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, और इनटू में कर दो, बोलो है ना। अब आया लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है कि एक दीवार का एरिया, एक दीवार का एरिया, फिर चारों दीवार का एरिया, चारों दीवार का एरिया। तो कहने का मतलब ये रहा, चारों दीवार के एरिया को ही तो लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। मेरे भाई ये जो दीवार है यहां से लेके यहां तक देखूंगा तो स्लांटाइट होगी, थोड़ी टेढ़ी हो रखी है, स्लांटाइट होगी। स्लांटाइट को मैं एल बोल देता हूं, एल। ये बेस है। अगर मैं सिर्फ इस ये स्लांटाइट किसके लिए है? पिरामिड के लिए। ये इस ट्रायंगल की तो ये हाइट ही है। अगर मैं इसको ऐसे बना लूं एक बार के लिए, अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज करें इस बात को, ठीक है, इधर भी है, चलो बना ही देता हूं। अब यही चीजें तो उठकर ऐसे मिलेंगी। ये जो है यही चीज तो उठकर ऐसे आएगी, और जब ये ऐसे होगी तो ये तो एल है, ये एल ही तो है। अरे एल ही तो है। ये कितना है? ए है। तो एक ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू स्लांटाइट। ये मतलब वो स्लांटाइट मान लो या ट्रायंगल की हाइट मान लो। एक ट्रायंगल का है, और ऐसे ऐसे कितने ट्रायंगल है? 4 ट्रायंगल है। तो 4a, तो हाफ ऑफ आधार का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, और इनटू में एल। एल मतलब स्लांट
एल मतलब क्या है? स्लांटे हाइट। कहने का मतलब जब भी लेटर पेरी में वॉल्यूम निकाला तो ऊपर जाकर चीज मिली है तो 1/3, एरिया निकालना है तो 1/2। वही है पेरीमीटर बेस, बाकी में होता था हाइट, लेकिन यहाँ तो दीवार टेढ़ी होगी, और दीवार टेढ़ी होगी तो हाइट किस में कन्वर्ट होगी? स्लांट हाइट में। दीवार की तो हाइट होती थी, अब यही अगर दीवार टेढ़ी होगी तो वो स्लांट हाइट होगी ना। तो यही चीज बोलता है बच्चा बस, क्योंकि उसको हर पूरी मेंसुरेशन में एक ही बात रटी होती है, पेरीमीटर बेस इनटू में। अरे वो हाइट दीवार की तो हाइट है, अब ये दीवार ही टेढ़ी होगी तो वो हाइट थोड़ी बचेगी, वो क्या बन गई? स्लांट हाइट। बात समझ में आ रही है? तिरक ऊंचाई। और अब अगर मैं बात करता हूं, दोनों पॉइंटों को लिखो एक बार। टीएससी टोटल सरफेस एरिया, एलएससी प्लस एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, एलएससी प्लस आधार का क्षेत्रफल। पॉइंट समझ आ गया? अब इसमें निकलेगी स्लांट हाइट। मेन पॉइंट अब क्या है, अब मुझे बताओ, देखो ये एल है, स्लांट हाइट के लिए हम पता क्या करेंगे, ऊपर से ये हाइट और ये है इसका आधा, a/2। तो L कैसे निकलेगा? L L h का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। क्लियर होगी मेरी बात? L यानी एक किस्म से ये पता क्या होता है, L जब भी निकालना है ना, ये L है, ये H है, बस बेस का ही तो ध्यान रखना कि बेस क्या बनेगा, बेस बनेगा भैया इन रेडियस। स्लांटाइट निकालते वक्त जो अंत त्रिज्या स्क्वायर के अंदर इन रेडियस, सर्कल जो अंदर सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना होता है? a/2 ही तो होता है। समझ आई मेरी बात? और एक यानी ये बनेगा इन, लिखो लिखो लिखो, इस बात को लिखो, इन रेडियस अंत त्रिज्या, अंत त्रिज्या। और एक होता है स्लांट एज। एज पता है कहां से निकलता है? कोने से। जैसे ये हाइट है, समझना मेरी बात को, अगर समझ पाओ तो, ये हाइट है, हाइट है, ये क्या है? डस्टरब स्लांट हाइट का काम कर रहा है। और अगर यहां से इस कोने पे मिलाया जाएगा ना, कोने पर, तो कोना ये होता स्लांट एज। कोना हमेशा, किनारा हमेशा कोने से, किनारा कोना, स्लांट एज। बात क्लियर है? तो स्लांट एज के लिए बेस कहां बनेगा? ये वाला। तो ये एच तो होगा ही, स्लांट एज यहां से यहां। अब समझ आ रही मेरी बात? यहां से यहां। बात क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है? किनारा
कोने से हाइट तो यहां बीच में से उठती है और किनारा कोने से, तो स्लांट एज। और अगर स्लांट एज है, जैसे मैंने मान लिया स्लांट एज एम है, तो एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, तो वही होगा प्लस डायगोनल का आधा रूट टू ए का आधा ए बाई रूट 2, ए बाई कुल मिलाकर सरकम रेडियस त्रिज्या, यानी कि स्लांट एज जब भी निकलेगी एल और एच तो होने ही होने हैं। तीसरा पॉइंट क्या होना है, इन रेडियस, जो भी फिगर गिवन है उसका इन रेडियस। एल और एच मतलब एम मान लिया हमने किनारा, स्लांट एज लिख लो इस बात को, तिर्यक किनारा, स्लांट एज तिर्यक किनारा, तिर्यक किनारा, किनारा तिर्यक किनारा कितना हो जाएगा, एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस ए बाई रूट 2 का तो जब रेडियस ये अंदर वाला रेडियस ले लेंगे तो हाइट, बाहर का रेडियस ले लेंगे तो किनारा, बस इसी पॉइंट में डिफरेंस है, बाकी दो तो सेम ही पॉइंट है। वो तो पॉइंट क्लियर है। स्क्वायर बेस में अब आपको बातें समझ आ गई। अब आ जाओ अगला, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस। इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस, समबाहु त्रिभुज आधार, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस पिरामिड, समबाहु त्रिभुज आधार पिरामिड। समबाहु त्रिभुज आधार पिरामिड, वॉल्यूम 1/3, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना है रे, √3/4 ए स्क्वायर इंटू में एच, खत्म बात। लिखते रहो लिखते रहो। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी दीवारों का एरिया हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में क्या आएगा, स्लांट हाइट, क्योंकि हाइट नहीं, क्योंकि दीवार ही टेढ़ी हो ली जब हाइट बची ही नहीं। वो यही गलती हो जाएगी, बस मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि पूरे टॉपिक में पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, वो माइंड में फिट हो गया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये आपके वहम है, हम इतना इसलिए नहीं पढ़े, कहीं आगे कल को चेंज ना करना पड़ जाएगी, है ना। अब हमारे लिए चेंज आसान है सर, आप घबराओ मत। अब एक आध बच्चा से सर मेरे बारे में इतना जानते कैसे, जाकर देख लेना भैया, कहीं आपके रूम पे मैंने हिडन कैमरा ना लगा रखा, ऐसे जाके चेक कर लेना। और जब तुम थोड़े से पेपर दे आओगे एसएससी का, तो फिर मैं कहूंगा कि हिडन कैमरा तुम्हारे रूम में नहीं था, मैंने तुम्हारे दिमाग में डाल रखा था। मुझे पता है तुम घर जाके करते क्या वो ढक्कन, क्योंकि कोई भी बात बताते ऐसे देखते रहते हैं। मैं तुरंत समझ आता हूं कि भाई हाँ, इसको अता पता कुछ है ही नहीं इस बात का। एक होती कंसंट्रेशन, वो भाव अलग होता है। जब लाखों बच्चे देखने के बाद ना वो चेहरे के आइडियंस, मतलब उनके एक्सप्रेशन से समझ आ जाता है, वो आप बनावट कर ही नहीं सकते उस एक्सप्रेशन में। एक होता है कि कंसंट्रेशन से देख रहा है कि इसको पता ही नहीं है, पागल के तरीके से देखना है, इस दो अलग चीजें हैं। बस उसमें थोड़ा सा ही अंतर है, मैं पहचान जाता हूं। अब जैसे मैंने आज क्या पूछा था, वो हाँ जैसे 13, 14, 15, 84 था, तो मैंने सोचा कि ला पूछ लूं, मैंने सोचा पहले 2-4 से पूछता हूं, फिर मैंने देख लिया
मैं समझ गया कि उसको लगेगा सर ने मुझे टारगेट क्यों किया। तो फिर मैंने सोचा कि उससे ही पूछ लो, पता तो वही 10-5 को होगा, फिर बाकी तो ऐसे कहते हैं, है ना। टोटल सरफेस एरिया के लिए एलएसए प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। लो भैया, अब इसमें निकलेगा एल। एल एच का स्क्वायर तो लेना ही लेना है, प्लस इन रेडियस बता दो शाबाश, a/√3 टेप लो भाई टेप। उसी बोल दो, उसी पे आए अपनी। और 3 इडियट वाली बात है ना, वेरी अनयूज्ड ब्रेन्स। आप ऐसे ही सोचते हो सर, मीडिया पे हम इतना दिमाग लगाते हैं, आप क्या जानो सर। पता है तुम वो पहली पीढ़ी हो कि पहली पीढ़ी लगा लो, मतलब एक्चुअल में किसी भी घर की पहली ऐसी पीढ़ी हो जिसने ना बहुत ज्यादा मुसीबतें नहीं देखी है। अब मैं जो 2 मिनट समझाऊं ना, बात को सुनना, उस भाव तक समझना। अगर वो माइंड उस भाव तक है ही नहीं, उस समझ तक नहीं है ना, तो इस बात को छोड़ देना, जैसे तुम्हारे लिए बात नहीं। बहुत गहरी बात बता रहा हूं। तुम अपने घर परिवार पे झांक के देखना, तुम ऐसी पहली पीढ़ी हो जिसने बहुत ज्यादा मुसीबतें नहीं देखी। आपके फादर ने मुसीबतें देखी होंगी। पता क्या होता है, जैसे हम लोग हैं, गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, मोबाइल लेना है, एक समय था इससे पिछली पीढ़ी ने बहुत सारा जीवन काल इन सारी चीजों के बगैर निकाला। बात समझ में आई। जब वो अपने जीवन काल में, यानी आपके फादर, आपके दादा तो बहुत पुराने एज में चले गए, वो तो बात ही खत्म होगी फिर वहां तो, कि वो जब इस उम्र में रहे होंगे तब इन चीजों पे नहीं सोच रहे थे। जब आपके दादा इस उम्र में थे ना, तब वो उस टाइम क्या होता था ना कि पुराने लोगों ने, आप देखना गांव में चले जाओ, बड़े बूढ़े, जितने बूढ़े इंसान को देखोगे ना, वो पुरानी पुरानी चीजें यूज करते रहते हैं। कि अगर कोई शर्ट है या कंबल है, वो हो सकता है 10 साल से हो, वो किसी चीज को फेंकते नहीं है। उन्होंने वो जीवन काल देखा। पहले राजा, आप अगर हिस्ट्री को पढ़ेंगे, राजा महाराजाओं के जमाने में 10-10 साल अकाल पड़ते थे। अकाल कि भैया सूखा पड़ गया, कुछ नहीं हो रहा। राजा अगर, राजा के पास ही कुछ नहीं, राजा खुद ये सोचता था कि भाई कैसे बनेगी रहा बात, अब कुछ हो ही नहीं रहा। तो क्योंकि उनके पास जीवन यापन का एक व्यवस्था थी, सिर्फ जीवन यापन ही कर सकते थे वो। अब ये जो पीढ़ी आई है ना, ये जो हौला मचता है ना कि डिस्ट्रक्शन हो गया, ये हो गया, वो कुछ नहीं है। वो जीवन यापन, उन घरों का बच्चों का डिस्ट्रक्शन क्यों नहीं हो रहा जहां जरूरतें आज भी पूरी नहीं हो रही। मेरी बात समझ भाई। टेंशन नहीं आ रही ना, हम अगर फेल हो गए या हम कुछ नहीं कर पाए तो आगे क्या करेंगे, ये टेंशन नहीं आ रही। इस बारे में सोचा नहीं जा रहा। मेरी बात समझ में आई। पहले के जमाने में बस खेती करते थे और बारिश हो जाती थी। और आजकल फिर सरकार ने धीरे धीरे नहरी सिस्टम बना दिया और कर दिया, तो धीरे धीरे ये हो गया कि कम से कम कुछ खा पी तो लेंगे ही। हम पहली जनरेशन थे जो पेंडेमिक झेले थे, कोरोना। बात समझ में आई। कोरोना झेले तो आप और हम तो घर में बैठ गए। मैंने कहा ना कि ऐसे 10-20 में, या तो आपका माइंड नहीं है तो थोड़ी देर 2 मिनट चुप हो जाओ, और ऐसे बेवकूफों की बात पे हंसने वाले भी चुप रहो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी गलती भी नहीं है। मैं 10 किलो उठा ही नहीं पा रहा, और मैं सोच रहा हूं मैं आपसे 1000 किलो उठवा दूं। औकात तो मेरी 10 किलो उठाने की नहीं है, और मैं उठा रहा हूं 1000 किलो, तो आपकी गलती है भी नहीं।
अब मुद्दा क्या होता है, पता क्या होता है, जैसे ओलंपिक में कोई गया, वो बीच को बात में छोड़ना पड़ेगा उस बेवकूफ की वजह से, नहीं तो उस बात को मैं पूरा करता भी और करूंगा भी। ओलंपिक में गए, ओलंपिक में पहले राउंड में कुछ लोग बाहर हो जाते हैं, चुपचाप गर्दन नीचे करते बाहर आ जाते हैं, जैसे मान लिया कि वेट लिफ्टिंग में हुए। और कुछ जो फाइनल राउंड में बाहर होते हैं ना, कि भाई इसके बाद या तो गोल्ड है नहीं तो रह गई, वो थोड़ा सा से जो चूकता है वो बैठ के रोने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ये दिखाया, उसके इमोशन ने, कि मेरे अंदर औकात तो थी, और थोड़ी सी टेक्निक गलत हो गया या मेरा हाथ ऐसा हो गया और वो सेकंडों के हिस्से में मुझे करना होता है, रह गया भाई। जो लास्ट राउंड में, जो पहले राउंड में बाहर हो गया, उसने, उसको आज तक कभी आपने रोते देखा टीवी पे? उसको एक बात समझ आ जाती है कि मेरी औकात ही नहीं थी भाई इस स्टेज की, मैं तो ऐसे ही पहुंच गया, बस मेरे देश में तो थी, लेकिन यहाँ की मुझे पता चला कि भाई यहाँ तो खिलाड़ी क्या, कुछ अपरंपार शक्तियां हैं, मुझे 4 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन बच्चों की गलती नहीं है, ये अगले 2-3 साल अपने माइंड पे मेहनत करेंगे ना, तो शायद इस औकात तक आ पाएंगे कि इनको बात समझ में आए जो मैं कह रहा हूं। इनको पता नहीं है। पेंडेमिक झेला, अब उस बात को कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि अब ये हंसेंगे नहीं, 2-4 मिनट बात को सुनेंगे, कम से कम समझ नहीं आएगी तो चुप तो रहेंगे। पेंडेमिक झेला, आप और हम, मतलब लगभग लोगों ने, हम में से अभी छोट-मोट काम को छोड़ देते हैं कि उसने ये किया, साइड करो एक बार उस बात को। फर्स्ट लॉकडाउन का पहला 2-3 महीना देख लो आप, लगभग लोग हम में से घर थे, हम सिर्फ इस बात पे गौर कर रहे थे कि हमारे घर में बीमारी ना आ जाए, बस, अगली कोई टेंशन नहीं थी। इसके अलावा कोई टेंशन थी तो बताओ। अब उन लोगों को सोचो जो रेडी ठेला लगाते हैं, उनके टेंशन इस बात की आई हुई थी कि अगर ये 3 महीना तो बंद हो गया, अगर ये ऐसे ही बंद रह गया तो कहते ना वो राजाओं के जमाने की जो कहानी थी कि अब भैया भूख से मरना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि सरकार खोलेगी नहीं, जाएंगे कहां। तो लोगों ने फिर, जो यूपी बिहार के लोग थे, दूर दूर से 1200 किलोमीटर लोग पैदल चल दिए। हम में से कुछ तो ऐसे भी रहे होंगे, भगवान अच्छा है उनके घर परिवार में ऐसी व्यवस्था बना दे और बनाए रखे कि हमने अपने मोहल्ले के बाहर भी निकल के नहीं देखा होगा, या अपने गांव के बाहर नहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जाएंगे क्यों? हमारा काम था सिर्फ हमें सेफ रखना। बात समझ में आई? और कुछ लोगों को हम बेवकूफ मानते थे कि वो ऐसे क्यों लगा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि शायद कोरोना तो नहीं है, लेकिन वहां तो फिक्स है ना कि नहीं तो भूख तो मारेगी। बात समझ में आई? और फिक्स था तो उनको निकलना पड़ रहा था। यानी ये जो डिस्ट्रैक्शन है, ये जो पागलपन है, ये कि मोबाइल लेना है, ये अब इस जनरेशन में आया है हर परिवार के अंदर। मैं भी उसी जनरेशन से हूं, ऐसा नहीं कि आपसे कोई बहुत ज्यादा चेंज होगी, 5-7-8 साल में क्या बदल जाएगा, जनरेशन 10-20-25 साल के गैप पे बदलती है। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये रहा कि मेरे भैया अब इस जनरेशन के पास था आगे बढ़ने का मौका। समझ आई मेरी बात? क्योंकि बेसिक नीड पूरी है इनकी, तो इन्होंने नया कुछ सोचा, और नया सोचा तो कुछ नए में चुनौतियां आएंगी। उसी को पहली चुनौती थी डिस्ट्रैक्शन, उसी में उलझ गए 99%। ना भूख की आज भी टेंशन, आज फेल हो गए, फिर भी हमें पता है कि हम चुपचाप घर लौट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, घर वाले अपने आप कर लेंगे। बस ये जो टेंशन नहीं है ना, यही दिक्कत है। ऐसा मैं ये नहीं कर रही, तो भगवान, और कुछ जो 1% लोग है ना, जो 1% बच्चे हैं, वो इसको आशीर्वाद मान लेते हैं कि आशीर्वाद ही है भाई, कि खाने पीने की टेंशन तो नहीं है, फिर बस लाइफ में आगे ही बढ़ना है और कोई टेंशन नहीं। बात समझ में आई? और इससे पुरानी पीढ़ी के पास ये व्यवस्था नहीं थी। हो सकता है किसी घर परिवार में किसी के फादर तो जॉब पर थे, तो उससे पुरानी पीढ़ी के पास नहीं थी। अब इसकी के किसी के फादर अगर जॉब पर हैं या थे या रिटायर हो गए, यानी उन्होंने जब आपकी उम्र में रहे होंगे तो उन्होंने अपने फादर यानी आपके दादा को देखा होगा, तो वो अकाल देखा होगा। घरों के अंदर आप देखते हैं बड़े बड़े वो गोल, जिनको ठेके बोलते हैं, गोल टंकियां होती हैं जिसमें अनाज भरा जाता है। ये बात समझ में आई? और बहुत पुराने घर हैं,
तो आपने ये भी देखा होगा कि कोई एक, जिसमें सोपे बोलते हैं, सबसे पीछे वाला कमरा होता था, उसी में छोटी छोटी मिट्टी की दीवारें बना दी जाती थी, उसमें अनाज रखा जाता था। क्यों ऐसी व्यवस्था थी, सोचने वाली बात है। आज तो अपन जाते हैं और 10 किलो का आटा लेके आ जाते हैं, अपन 100 किलो भी नहीं रखते, क्योंकि अपने को पता है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 खत्म होगा तो अगले दिन ले आएंगे, अगले घंटे के अगले मिनट ले आएंगे, अगले घर पे ही डिलीवरी हो जाएगी। यानी ये पहली जनरेशन है जो आगे। आप इस बात को गहरे से क्यों नहीं सोच पाते? मैं नहीं कह रहा अभी आपका माइंड इतना मैच्योर होना चाहिए, लेकिन यही उम्र होती है भाई मैच्योरिटी पे लाने की। यही उम्र होती है चीजें सीखने की। जब बताई जाए ना तो उनको गहरे से पकड़ने की और उस बात को आगे बढ़ने की। नहीं पकड़ोगे चीजें, जैसे ये भाई अभी कर रहा था, वैसी हरकतें आएंगी। चीजें कई बार मैं बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात बता जाता हूँ। एक बार जो आज मैंने बात बोली उसको सोच के देखना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। पीछे पे 4 डंडे दो, सारा डिप्रेशन गायब। वो इसीलिए है कि उसके पास अदर टेंशन नहीं है, उसने टेंशन देखी ही नहीं। फिर टेंशन क्या होती है? ये कोई टेंशन नहीं है कि हमारे टेंशन कब आती है, मोबाइल में नेटवर्क ना हो। बात समझ में आई? ये टेंशन होती नहीं है। उन्होंने टेंशन का टी भी नहीं पता है, और जब पता करने लगा कि डिप्रेशन आ रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो पेपर में फेल हो जा रहा हूं, वो पहला वर्ड आता है, मरेगा तो नहीं ना भाई तू। इसका मतलब तेरे अंदर कमी है, उस कमी को सही कर। मैं तैर नहीं पा रहा, मैं बाहर किनारे आके रोने लग जाऊंगी और मैं तो तैर ही नहीं पा रहा। इसका मतलब अगर मैं इस बात को समझूं कि भाई मैं तालाब में कूद रहा हूं, बार बार नीचे जा रहा हूं, कोई कमी तो है, तो मैं इतने से पानी में पहले, फिर इतने से पानी में प्रयास करूं, ये करूं, पूछूं कि इससे पूछूं। हाँ भाई 5 7 8 दिन प्रैक्टिस करो, बात खत्म। बात क्लियर हुई? ये कहानी को समझो भाई, अपने आप दूर होता जाएगा ये चीजें अपने आप। और ऐसा नहीं कि मन सबका करता है भाई बैठकर आराम आराम से चीजें करने का, कंसंट्रेशन से पढ़ने का, कंसंट्रेशन से आगे बढ़ने का, मन सबका करता है भाई। लेकिन मुद्दा ये होता है कि कोई बस इस भाव में बह जाता है, हर कोई रुक जाता है। जो रुक जाता है वो लाइफ को आगे बढ़ा ले जाता है। समझ आई मेरी बात? तो खुद के माइंड के माहौल को सुधारो पहले। आओ अब ये एल समझ में, ये तुम्हें बातें क्यों नहीं याद हो रही? ऐसा नहीं, बहुत पुरानी बातें हैं। जस्ट पिछला टॉपिक मेंसुरेशन तो भी आगे भी नहीं गया है, टॉपिक तो मेंसुरेशन ही चल रहा है। जस्ट 7 8 दिन पुरानी बात क्यों नहीं याद? क्योंकि घर जाकर याद की नहीं, यहां कर ली। और यहां मैंने पहली 3 क्लास अगर याद हो तो बहुत तरीके से स्क्वायर था, रेक्टेंगल था, बोल बोलकर या रटवाई थी बात है। अगर थोड़ा मोटा याद हो कि शुरू की 3 क्लास कैसी चली थी, उसके बाद मैं क्वेश्चनों पे आया था। समझ आई बात? और सब मैंने यहां सोचा कि इतना मैंने रटवा दिया, घर पे जाके थोड़ा और देखेंगे, लिख कर दे रखा है, आपको भी नहीं लिखना पड़ा, मेहनत भी कम है, स्मार्ट अप्रोच। लेकिन हमने उसका कब बहुत कम मेहनत किया। अब देखो स्लांट एज जब निकालनी है तो मेरे भाई एच स्क्वायर प्लस में बाहर सरकम रेडियस ए भाई, ये एज है, एज किनारा। बात समझ में आई? लिख लो इस बात को। तो एक बहुत ही बढ़िया बात बता दी कि जब स्लांट हाइट निकलनी है तो इन रेडियस अंत्य त्रिज्या, और स्लांट हाइट निकलनी है तो सरकम रेडियस बाह्य त्रिज्या। इसके आगे आइएगा, रेगुलर हेक्सागन बेस, रेगुलर हेक्सागन बेस पिरामिड। एक बटा 3 6 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर, 1/2 6 ए इंटू एल, एल एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस। ये तो 3 बात तो तीनों ही सेम है, नोट करो। समषष्टभुज आधार पिरामिड, जब ऊपर जाकर कोई चीज मिलती है तो भैया 1/3 लगेगा वॉल्यूम में।
अब मुद्दा आ गया सम। अब आपके माइंड में ये फिगर भी है। अब मैं आपसे यहां चीजें पूछता हूं। चीजें ये पूछता हूं, इन रेडियस अंत त्रिज्या एच स्क्वायर प्लस इन रेडियस क्या होता है, यहां से √3/2a, क्योंकि आपको कुछ याद नहीं है, बताया भी था। इन रेडियस सेंटर मानो और इस साइड तक दूरी इक्विलेटर ट्रायंगल की हाइट ही तो है ये, और बाहर सरकम रेडियस a। स्लांट हाइट के लिए इन रेडियस, स्लांट एज परित्रिज्या, स्लांट एज तिर्यक किनारा, अब आ जाओ भैया इसके पहले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116। पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। आधार एक वर्ग है। वॉल्यूम निकालो, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू में हाइट। 3 से कटेगा 4 बार, 400 सेंटीमीटर क्यूब, 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब L निकाल दो। L कैसे निकलेगी, H का स्क्वायर प्लस इन रेडियस 10/2, 5 का स्क्वायर। तो L तो 13 आ गई, ये पता चल गया ना। L मतलब इन रेडियस, तो स्क्वायर का इन रेडियस a/2। तो अब यहां से L ऐसे निकाल दो, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में 2 से 20 गुणा 13, 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। TSC 260 प्लस में एरिया ऑफ बेस 10 गुणा 360, खत्म बात। कुल मिलाकर L कैसे निकलेगी और किनारा कैसे निकलेगा, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगी, तिर्यक कोण कैसे निकलेगा, घर जाकर पढ़ने वाले पॉइंट आ गए भाई। अब सर 2 दिन की और बची, कल और परसों तो मोस्ट प्रोबेबली खत्म ही हो जाएगी। तो भैया 2 दिन के अंदर अब आपको करना एक ही बात है, आज से ही। अगर आपने लगा रहा है कि क्लास नोट्स के अंदर लिखी गई बातें आपको अच्छे से याद है, तो प्रीवियस ईयर शुरू करो। और आपको लगता है कि नहीं भैया अपन ने तो ध्यान से जाके पढ़ाई नहीं, तो आज जाकर ये 115 क्वेश्चन हुए हैं, इनको अच्छे से देख। कल जाकर प्रीवियस ईयर करोगे, परसों प्रीवियस ईयर करोगे, 2-3 दिन में प्रीवियस ईयर आपको निपटाने पड़ेंगे। फिर इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, 117 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। 117 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। करो शाबाश, करो, खुद करो। अब मेरा रोल ही सिर्फ 3 क्वेश्चन में बाकी है, इसमें 3 ही क्वेश्चन है पिरामिड में भी, क्योंकि मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया।
पिरामिड का आधार समषष्टभुज है, प्रत्येक भुजा इतनी है, आयतन निकालना है। 1/3 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर और इंटू में एच कितना आएगा 10। 3 से 2 बार, 4 से 5 बार, 20 गुणा 10 200, 200 गुणा 10 2000 √3 सेंटीमीटर क्यूब। 2000 √3 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा है भैया, अब इसकी एल निकाल दो। तो हाइट कितनी है 10 का स्क्वायर प्लस √3/2 ए का स्क्वायर का अंडर रूट। 2 से कटेगा 10, 100 या 300 400। एल कितना आ गया 20। एल अगर 20 आ गया तो एल एस से हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एल 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल निकालते वक्त इन रेडियस, इसका इन रेडियस होता है √3/2 ए। ये चीज कल तक याद हो जानी चाहिए भैया। और अब आया इसका टीएससी, तो 1200 तो है ही है, और प्लस में 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। 4 से 5 120, 20 50 100 6 600 1200 प्लस 600 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिएगा भैया, आज यहीं तक करते हैं, कल होती है आपसे मुलाकात।